23 अक्टूबर 2020 यानी बिहार में चुनाव है और चुनाव में महायज्ञ जो लोकतंत्र का होता है इसमें महाआहुति दी जाएगी। 5 अलग अलग गठबंधन है, 25 दल हैं और इन सभी के बीच में जमीन से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वैशाली से आते हैं। वैशाली से लेकर के दिल्ली तक का जब सफर तय किया तो कहते हैं संघर्ष की राजनीति, मिट्टी से जुड़े रहने की राजनीति। नाम है उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी के चीफ हैं और बड़ी बात यह है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से एक ऐसा फ्रंट बनाया है जिसमें सामाजिक न्याय भी है, बिहार की बात भी है, शिक्षा की बात भी है। उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, एक ऐसे वक्त में जबकि ताबड़तोड़ रैलियों वाला दिन है, चुनाव प्रचार वाला दिन है। सबसे पहले तो ये बताएं, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं तो नजर आता है एक सेंटेंस, उपेंद्र हैं तो उम्मीद है। क्या ये माना जाए कि 15 साल नीतीश के और 15 साल लालू प्रसाद यादव के नाउम्मीदी इतनी रही कि आज की तारीख में ये कहना पड़ रहा है उपेंद्र हैं तो उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, पहले बताइए। आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 15 साल लालू यादव जी ने भी बिहार की जनता को निराश किया और बाद में बहुत भरोसा के साथ नीतीश कुमार जी को भी बिहार के लोगों ने जवाबदेही सौंपी थी। इन्होंने भी निराश किया है। आज न तो सरकारी स्कूल में जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं वहां कोई शिक्षा की व्यवस्था है, न गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजाम है। जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं या मजदूर लोग हैं, अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में वहां जाकर अपमानित होते हैं, हर तरह से परेशानी में होते हैं। उसके बावजूद लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ बिहार में कुछ भी रोजी रोटी रोजगार का साधन उनके लिए उपलब्ध नहीं कराया, न तो नीतीश जी ने और न जब लालू जी थे तब लालू जी ने। तो दोनों से लोग निराश हो चुके हैं। वैसी परिस्थिति में लोग चाह रहे थे कि कोई तीसरा विकल्प हो। नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए तो फिर पुरानी जो व्यवस्था थी लालू जी की, उसके साथ भी लोग वापस नहीं होना चाहते थे। तो लोगों को लग रहा था कि आखिर करे क्या, एक तरफ कुआं है, दूसरी ओर खाई है, कहाँ जाएं। वैसी परिस्थिति में लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए हमने एक अलग से फ्रंट बनाया है और यह फ्रंट बिल्कुल सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर वैसे लोगों का फ्रंट है जो लोग उपेक्षित रहे हैं। शासन में रहने वाले लोगों ने उनका वोट तो समय समय पर हासिल किया, खुद सत्ता में गए, लेकिन सत्ता में जाने के बाद उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, न तो सत्ता में हिस्सेदारी दी और न उनके लिए बाकी कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह का इंतजाम किया, रोजगार का इंतजाम किया। तो इन कारणों से लोग उनसे निराश थे और यही कारण है कि अगर कहीं उम्मीद की किरण लोगों को दिख रही है तो जो हमारा गठबंधन है वही दिख रही है। आप कहते हैं कि उम्मीद की किरण बिहार के लोगों को आपके फ्रंट में, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में नजर आ रही है। आपने एक बयान दिया था, मुझे याद है अभी पिछले दिनों ही, कि 15 साल बड़े भाई को देखा, 15 साल मझोले भाई को देखा। क्या ये माना जाए कि इसके जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे आपका समता पार्टी का सफर आप कह लें, जेडीयू का सफर कह लें, आरएलएसपी से होते हुए दिल्ली की राजनीति की बात कर लें, या फिर अब एक नए फ्रंट के साथ में बात कर लें, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े भाई मझोले भाई को देख लिया, अब 10 नवंबर को एक अणे मार्ग पर छोटे भाई को भी देख लेना और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की सरकार बनेगी? आप ये कहना चाहते हैं? यही है। 15 साल जब बड़े भाई को लोगों ने देखा ही नहीं, हर तरह से भुगता है लोगों ने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने और नुकसान ही हुआ बिहार का। 15 साल फिर मझले भाई नीतीश कुमार जी को भी लोगों ने देखा और इन्होंने जबरदस्त रूप से इन्होंने भी निराश किया है। वैसी परिस्थिति में सिर्फ 5 साल के लिए छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा लोगों से आग्रह करता है कि 15 साल जब आप उन दोनों को दे सकते हैं तो एक बार 15 साल के लिए आजमा कर देखिए। यही निवेदन हम बिहार भर के लोगों से कर रहे हैं। आप तो निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के साथ में खेल कर रही है और पोस्ट इलेक्शन कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बीजेपी वाला बन जाएगा और नीतीश को भेज देंगे दिल्ली। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है बीजेपी की ओर से। अच्छा। और नीतीश कुमार जी के साथ एक डील भी है। नीतीश कुमार जी ने मान लिया है कि अब उनको बिहार की सरकार में नहीं आना है।
चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके नाम को आगे जरूर किया है ताकि बैकवर्ड का वोट, दलित का वोट उनको आगे करके ले ले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना किसी नेता का नाम अगर मानने को कतई तैयार नहीं हो सकती। हाँ। बाकी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो का नाम, आपने हालांकि बहुत बड़ी बात बोली है, आपने ये कहा कि अच्छा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी हाँ आ गए, दोबारा जुड़ गए हैं मेरे साथ में। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी डील कर ली है, तो और डील के पीछे भले ही ये कहते रहे कि हम तो 7 निश्चय की बात करेंगे, और नीतीश कुमार भले ही ये कहते रहे कि सरकार एनडीए की बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन एक बात ये समझाइएगा, लोग अपने मैनिफेस्टो का नाम दे रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र, लोग नाम दे रहे हैं संकल्प पत्र, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया है वचन पत्र। और इस वचन में खास तौर से आपने एक नारा दिया है, अगर चाहिए रोजी रोटी रोजगार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। नीतीश कहते हैं हमने भी तो शिक्षा वाली सरकार दी। नीतीश कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में 13 बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे, आज की तारीख में एक भी बच्चे बच्ची बाहर नहीं है। इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल जैसे संस्थान, सब डिवीजन में आईटी जैसे संस्थान हमने दिए हैं। कई जगह पर इमारत तैयार है, कई जगह पर और भी तैयार होने वाली है। देखिए, एक तो जो पहले वाला प्रश्न था उसमें थोड़ा और मैं जोड़ दूं, जो डील है इन लोगों के बीच में, पर्दा के पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ भी इनका डील है। आरजेडी के लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर पोस्ट पोल में सरकार बनावे तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोनों इसमें एक साथ दोनों का डील हो चुका है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं लगातार तेजस्वी बोल रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी की जमानत हो जाएगी, 9 तारीख को हम जश्न मनाएंगे। भैया कोर्ट में मामला है, कैसे कोई इतना दावा के साथ कह सकता है कि 9 तारीख को जमानत हो ही जाएगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। तो पर्दा के पीछे बात थी, अब धीरे धीरे पर्दा के आगे सामने बात आ रही है, तो उन लोगों के बीच में, सबके बीच में एक डील हो चुका है। अब जो आपका सवाल है बाद वाला कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में बेहतर काम किया है, ठीक है, बच्चे जो बाहर होंगे उनको लाने की व्यवस्था देश भर में हुई है। हम भी मंत्री थे, मिड डे मील वगैरह का ऐसा इंतजाम है जिसके चलते बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, कोई भी डाउट नहीं। लेकिन बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कहाँ हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है पढ़ाई का। तो पढ़ाई कहीं नहीं हो रही, बच्चों का एडमिशन जरूर है, खिचड़ी जरूर बांटी जा रही है, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी सरकारी टीचर हैं, टीचर को समय पर वेतन नहीं मिलता है। स्वाभाविक रूप से टीचर अपनी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। टीचर को खाना पकाने और खिलाने के काम में लगा दिया गया है, टीचर को बिल्डिंग की ठेकेदारी में लगा दिया गया है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, जो नहीं है फिर नीतीश जी ने किया क्या शिक्षा के मामले में? अभी जवाब देते हुए ये तो शिक्षा की बात है, लेकिन शुरुआत में आप जिस डील की बात कर रहे थे, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच भी पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है, और यही एक वजह है कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिएगा 9 नवंबर को लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे जेल से बाहर। लेकिन मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हुए आरजेडी ने अपनी फाउंडेशन स्टोन यानी अपनी स्थापना की थी पार्टी की। आपसे यह समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी रहे हैं और कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो टीचर होता है ना, उससे ज्यादा विवेक, उससे ज्यादा समझदार, जमीन को समझने वाला और कोई नहीं होता। और आपने तो दशकों तक लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर के राजनीति की है। क्या अपनी राजनीति को स्टेक पर रख देंगे? अगर ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आरजेडी जाती है तो लालू प्रसाद यादव की पूरी विरासत और तेजस्वी तेज प्रताप की पूरी सियासत ये तो शून्य हो जाएगी। फिर वो लोग जो एमवाई समीकरण की बात करते थे, वो लोग जो ये कहते थे कि भाई अडवाणी जी की रथ यात्रा हमने रुका दी और देखें मुस्लिम जाकर के देखें, वो सारी सियासत तो शून्य हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनके सामने सियासत विरासत बचाने से ज्यादा चिंता का विषय है कि लालू जी जेल से बाहर कैसे आवे। और लालू जी ही नहीं, उनके परिवार के सभी लोग किसी न किसी मुकदमा में फंसे हुए हैं और उन मुकदमों से बाहर कैसे आवे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और अभी उनकी पूरी राजनीति इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हो रही है कि कैसे पहले जी। आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ बात कर रहे हैं। अपनी बात आगे बढ़ाइए, कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अपनी बात आगे बढ़ाएं उपेंद्र जी।
देखिए, अभी उनकी चिंता का विषय मात्र इतना है कि कैसे खुद को बचाव मुकदमा से बाहर करो। इसलिए सारी राजनीति में जो भी ताकत उनके पास है उसका इस्तेमाल इसीलिए करेंगे। आप एक उदाहरण मैं और देता हूं। अभी पिछले साल भर के पहले आप देखिएगा तो कभी ईडी की छापामारी, कभी यह संपत्ति अटैच करो, दिल्ली वाली संपत्ति, कभी वह संपत्ति अटैच करो, और रोज कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए तेजस्वी कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी वहां परेशान रहते थे। लेकिन साल भर से कहीं कुछ है क्या? न कोई ईडी की छापामारी है, न कोई संपत्ति की जब्ती है, न केस में कोई तारीख है। और सीधे गरज कर यह कहना हर मंच से कि लालू जी का बेल हो जाएगा, एक तरह से यह तो कोर्ट का भी अवमानना है। और रविशंकर प्रसाद जी भारत सरकार में मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर हैं, घूम रहे हैं बिहार भर में, उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि जमानत हो ही जाएगी। कह रहा है और बाकी बीजेपी के लोग भी चुप हैं, लॉ मिनिस्टर चुप हैं। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि डील है, यह बात सच प्रमाणित हो रही है। आपसे मेरी पिछले 10 मिनट से बात हो रही है। आपने तेजस्वी का भी नाम ले लिया, नीतीश कुमार का भी नाम ले लिया, केंद्र सरकार का भी नाम ले लिया, एनडीए की भी बात कर ली, लेकिन अभी तक आपकी जबान पर चिराग पासवान का नाम नहीं आया। वो चिराग पासवान जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी जैसे लोग आज की तारीख में कहने लगे हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जैसे कि वो वोट कटवा हैं। लेकिन वही चिराग पासवान ये कहते हैं कि सीना खोल करके मैं दिखा दूंगा, सीना चीर करके मैं दिखा दूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। चिराग पासवान, राजनीति कैसे देखते हैं आप, और 10 नवंबर के बाद चिराग पासवान का क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान जी गलतफहमी के शिकार है। रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही उनके ऊपर है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि कलेजा चीर कर हम दिखा रहे हैं कि हमारे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। उनको मालूम होना चाहिए चिराग पासवान जी कि जैसे लोग हैं बीजेपी के लोग, जिस मानसिकता के हैं, वहां चिराग पासवान कलेजा चीर कर भी दिखा दे तो भी लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करें, क्योंकि वहां अपनी पात्रता सिद्ध कर ही नहीं सकते। वहां तो वैसे लोगों की पूछ है जो बड़े लोग हैं, वहां दलितों की पूछ कहाँ है, वहां पिछड़ों की पूछ कहाँ है। और उससे भी, इसको भी अगर छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मानसिकता के हैं, वहां जो गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई व्यक्ति है तो उनके साथ बराबरी में नहीं बैठ सकता है। तो इस मानसिकता के लोग जहां हैं, वहां चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की विरासत को संभालने की बात करेंगे और वहां कहेंगे कि हम कलेजा चीर कर दिखाते हैं। कुछ भी कर ले, उनके भरोसा कोई नहीं ले सकते हैं चिराग पासवान जी। और जहां तक सवाल है, आगे 10 नवंबर के बाद परिणाम आवेगा, उसके बाद की बात तो बाद में। चूंकि दलितों और पिछड़ों की आपने बात की है, एक सवाल उठता है, अभी तक दलित और पिछड़ों का झंडा बुलंद करने वाले नेता अलग अलग तरीके से अलग अलग गठबंधनों में रहे हैं। आज की तारीख में ये कहा जाता है कि जो पासवान वोट है, जो दुशाद वोट है, ये है रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के साथ में, और जो महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, वो कुछ हम के साथ में है, यानी जीतन राम मांझी के साथ में है। लेकिन क्या ये माना जाए कि दलित राजनीति के एक नए युग का उदय उपेंद्र कुशवाहा जी के जरिए हो रहा है, जिन्होंने अपने फ्रंट में मायावती को साथ में लिया है और कहते हैं कि कोयरी कुर्मी कुशवाहा वोट खुद ही उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में है। क्या यह माना जाए कि दलित और पिछड़ी राजनीति के एक नए युग का सूत्रपात आप करने जा रहे हैं? से मांझी जी या चिराग पासवान जी जहां हैं और जिस रूप में इनके साथ व्यवहार हो रहा है, चिराग पासवान जी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार ठुकरा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो इनको एनडीए से बाहर करने के लिए सब कुछ किया। वैसी परिस्थिति में अब अगर चिराग पासवान जी वक्त रहते नहीं समझ लेंगे तो पासवान वोटर भी इस रवैया के कारण उनके साथ शायद भविष्य में न रह जाए, इसकी पूरी आशंका है मुझको। क्योंकि पासवान लोग रामविलास पासवान की विरासत के कारण उनके साथ हैं, और वहां जहां कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, रोज लोग लात मार रहे हैं चिराग पासवान को, और वहीं अगर जीव जुड़ी में लगे रहेंगे तो फिर पासवान लोग बहुत ही स्वाभिमान वाले लोग होते हैं, फिर वहां कैसे रह जाएंगे। इसलिए चिराग पासवान जी को यह बात सोचने का काम करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से बहन मायावती जी और बाकी दलित का एक बहुत बड़ा भाग जो पहले से बहन जी के साथ है, और व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ होना न होना अलग बात है, जिन मूल्यों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर हमारा गठबंधन चल रहा है, यहाँ
दलितों की राजनीति हो या माइनॉरिटी की राजनीति हो, अति पिछड़ा समाज की राजनीति हो या सवर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं उनकी राजनीति, तो यही सुरक्षित है। इसलिए यहाँ लोगों का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका परिणाम भी देखिएगा। गठबंधन तो कई हैं, एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, आपका ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी है और इसके अलावा पप्पू यादव का भी गठबंधन है, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे उपेंद्र कुशवाहा जी, कहते यह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बिहार और उत्तर प्रदेश में यानी हिंदी बेल्ट में ऐसा है कि जहां से भी गुजर जाएं वहां से चुनावी एजेंडा सेट कर देते हैं। सासाराम में थे, गया में थे, भागलपुर में थे। जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी बोली और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा भी छेड़ा, 370 को भी याद कर लिया, सीए को भी याद कर लिया, क्या ये माना जाए कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक हमेशा की तरह इस बार भी एनडीए के लिए गेम चेंजर ही साबित होगा? देखिए, इसमें इस बार तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। लोगों को जवाब इस बात का देना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का क्या इंतजाम हुआ। याद करें, सब लोग, बिहार के लोगों को तो याद भली भांति निश्चित रूप से होगी कि 2014 के चुनाव के पहले, पार्लियामेंट का चुनाव था, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के दौर में थे। बिहार भर में हर जगह, हर सभा में घूम घूम कर बिहार में उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही इन चीजों का इंतजाम होगा। तो लोगों ने भरोसा किया, 2 बार प्रधानमंत्री बने, 5 साल के बाद अब 6ठा 7वां साल इनका भी चल रहा है और 15 साल से इनके साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश जी सरकार भी चला रहे हैं। अब जब पढ़ाई, दवाई, कमाई का इंतजाम किया कि नहीं किया इन लोगों ने, अब इसका जवाब बिहार के लोगों को इनको देना चाहिए। बाकी राष्ट्रवाद वगैरह का मामला, दूसरा मामला, जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा उस समय उन मुद्दों पर बहस होगी। आज तो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ही बहस है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना भी चाहिए। और मीडिया के लोगों से भी हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि बिहार के सवाल पर ही बिहार का चुनाव होने दे। मुद्दा को डाइवर्ट करने की कोशिश बीजेपी के लोग करेंगे, कृपा करके इस काम में बीजेपी को आप बिहार के सवाल और बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं बिहार का ही चलिए सवाल कर लेता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बिल्कुल बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी पर चुनाव होना चाहिए और बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत तारीफ करूंगा, बहुत साधुवाद दूंगा आपको। लेकिन एक बात ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि एक इशू ऐसा है जिस पर नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं बिहार में, और वो है शराबबंदी। शराबबंदी के नाम पर जैसा सिंडिकेट चला, शराबबंदी तो कर दी गई, लेकिन घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पगडंडी पगडंडी, जिस तरह का सिंडिकेट चलता है आज भी कच्ची शराब का, उसे रोकने में नाकाम साबित हुए हैं नीतीश। और इसलिए नाकाम साबित हुए हैं क्योंकि अफसरों के मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं। अफसरों की सुनते हैं, अफसर कहते हैं जी सर, वो कहते हैं हाँ ठीक है, अफसर कहते हैं यस सर, वो कहते हैं हाँ ठीक है। और क्या शराबबंदी पर भी नीतीश बुरी तरह से घिरे हुए हैं? यह बात ठीक है। देखिए, एक तो मैं बाकी लोगों की राय से अपनी राय भिन्न रखता हूँ। शराबबंदी अच्छी चीज है और नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करके अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी कहते थे कि शराबबंदी का काम कीजिए, क्योंकि शराब को गांव गांव तक, घर घर तक दुकान खोलकर हर टोला मोहल्ला में नीतीश जी ने ही सब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया था। तो फिर बाद में जब लोगों के बीच से विरोध शुरू हुआ तो नीतीश जी ने बंद करने का निर्णय लिया। यह बहुत अच्छा काम था, लेकिन निर्णय सिर्फ कागज पर इनका सिमट कर रह गया, धरातल पर उतरा नहीं। धरातल पर नहीं उतरा इसलिए भले कागज में शराबबंदी लागू है, लेकिन घर घर में होम डिलीवरी चल रहा है और जहां चाहिए वहां दाम थोड़ा ज्यादा शायद लगता होगा, लेकिन सब जगह शराब उपलब्ध है। तो इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। कागज का जो निर्णय है उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा, तब शराबबंदी का जो अर्थ है वह उसका कुछ निकल पाएगा, अर्थ निकल पाएगा। वरना शराबबंदी अच्छा काम होते हुए भी कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बिल्कुल जीरो है नीतीश जी, फिसड्डी है, इसलिए यह लागू नहीं हो पा रहा है। उपेंद्र जी, चूंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से मेरे चैनल के लिए आपने वक्त निकाला है, इसलिए मैं अगले सिर्फ 2.5 मिनट आपसे रैपिड फायर राउंड में कुछ बहुत तेज सवाल और तेज जवाब ही चाहूंगा। 10 नवंबर 2020 एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री बदलेगा क्या? रूप से बदलेगा। नहीं बदला तो बिहार का दुर्भाग्य होता रहा है, आगे भी दुर्भाग्य रहेगा। इसलिए बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, जरूर बदलेगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री पद के तौर पर आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा अपना चेहरा भी देखते हैं?
देखिए, हमने कहा है कि 15 साल उनको दिया, 15 साल उनको दिया। बिहार की जनता से मेरी प्रार्थना है कि 5 साल दे। हमने कहा है, हर जगह कहा है और यहाँ से भी कह रहे हैं, लेकिन बाकी फैसला जनता का है। जो भी जनता फैसला नीतीश के साथ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या एनडीए के लिए बड़ा साबित नहीं होगा? चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है, चुनाव मुख्यमंत्री का है। तेजस्वी ये कहते हैं कि नीतीश से जनता नफरत करती है, सही या गलत? सच यह है कि दोनों से जनता नफरत करती है, और नफरत मतलब कोई व्यक्तिगत स्तर पर नफरत की बात नहीं होती है। दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। 15 साल उन्होंने, 15 साल इन्होंने, इसलिए दोनों से जनता आज मुक्ति चाहती है। बिहार के चुनाव में जाति चलेगी या नहीं? जाति बिल्कुल से नहीं चलेगी, ऐसा मैं कैसे कह दूं, लेकिन बिहार की जनता से मेरा निवेदन जरूर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल को सामने रखें, बाकी चीजों को पीछे रखें। आग्रह मेरा सब लोगों से। कहा यह जा रहा है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट अच्छा करेगा। अगर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है तो पोस्ट इलेक्शन एनडीए या महागठबंधन के साथ आप नहीं जाएंगे, क्या ये गारंटी है? बिल्कुल, हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे और इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं, डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, बिहार के लोगों को न्याय देंगे। यानी 26 अक्टूबर 2020 को मैं ये रेखांकित करके ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूं कि 10 नवंबर के बाद आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्या मैं सही हूं? कहा कि गठबंधन जो हमारा है, जीडीएसएफ या गठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। बिहार की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? हमने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लेकिन इसके साथ साथ सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, यह भी 6 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी और पूरी टीम की कि आप लोग अच्छा करें, बेहतर करें। लोकतंत्र के इस महाजलसे की महाआहुति है 2 दिन के बाद ही। हर किसी को इंतजार है कि बिहार का चुनाव क्या वाकई में कोई परिवर्तन लेकर के आएगा या फिर से नीतीश सरकार। लेकिन हाँ, आरएलएसपी के नेता और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा मेरे साथ में लाइव थे। उनका कहना यह है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी खबर है, मैं एडिटोरियल टीम से कहूंगा कि इसकी ब्रेकिंग तुरंत तैयार करें कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील हुई है, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। और डील ऐसी हुई है कि चुनाव के बाद आरजेडी और बीजेपी भी साथ में आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ी बात बोली है। इस